जय हिंद। वेलकम टू राम एकेडमी के पॉलिटी के क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संसदीय शब्दावली का भाग दो। संसदीय शब्दावली का भाग दो। भाग एक भी मैं लेके आ चुका हूं। उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखा था। संसद का सत्र, सत्रावसान, लोकसभा का विघटन आदि टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और जो बाकी के बचे टॉपिक्स हैं जो संसद से संबंधित हैं, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिटेल्स में देख लेते हैं काफ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो एक संसद की भाषा, दूसरा संसद का सचिवालय देखने वाले हैं अपन। फिर देखेंगे सदन का नेता क्या होता है, व्हीप कौन होता है, सचेतक क्या होता है। उसके बाद अधिवेशन किसको बोलते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्तावना, प्रस्तावना एवं संकल्प, इन दोनों में क्या अंतर है। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले संसद की भाषा। ठीक है, तो संविधान के अनुसार संसद का कार्य किन दो भाषाओं में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के और सभापति होते हैं राज्यसभा के, ये क्या कर सकते हैं, किसी सदस्य को अपनी लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में, मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 29 राज्य हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसके अलावा, और कहीं कहीं पर हिंदी बिल्कुल नहीं लोग जानते। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ के जो लोग प्रतिनिधि होंगे संसद में, उनके सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, वे अपने भाषा में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो अनुवाद की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ही सदनों में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था होती है, अनुवाद की व्यवस्था होती है। अब थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ था जब हमारा संविधान बना था, उस समय केवल 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, केवल 15 वर्षों के लिए। ठीक है ना। अब क्या था कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, सभी चीज़ें इंग्लिश में थी लगभग। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि 15 साल बाद हम डाइवर्ट हो जाएंगे हिंदी में डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 1950 से 15 साल जोड़ दो तो 1965। तो टेक्निकली 26 जनवरी 1965 तक इंग्लिश था। उसके बाद हिंदी कर दिया जाना था, इंग्लिश को रिपील ख़त्म कर दिया जाना था। ठीक है, लेकिन रिपील नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ रिपील, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बिल्कुल लोग नहीं जानते। ठीक है, तो इन लोगों ने विरोध किया। इन लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया कि नहीं चाहिए। तो इसके द्वारा, इसके विरोध को देखते हुए, ठीक है ना, देश के अहिंदी, यहाँ पर अ लिखना है, अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण राजभाषा अधिनियम लाया गया 1963। ठीक है ना, राजभाषा अधिनियम लाया गया 1963। तो हिंदी तो था ही, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अनिश्चित काल के लिए मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा इंग्लिश को भी हमेशा के लिए मान्यता दे दी गई है, अनिश्चित काल के लिए प्रोसीडिंग्स की। अब बात करते हैं, संसद में एक सचिवालय होता है, एक सेक्रेटरिएट होता है। ठीक है, अब देखो संसद के अलग अलग सदनों के लिए, मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए अलग अलग सेक्रेटरिएट होता है। ठीक है ना, और महासचिव एक ऑफिसर होता है जो इसके चेयरमैन होते हैं। सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिनका नाम है महासचिव। प्रत्येक सदन के सचिवालय का अधिकारी होता है, दोनों में अलग अलग। उसके बाद इनको नियुक्त कौन करते हैं, तो इनके संसद के पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के जो सचिवालय है उसका अध्यक्ष की नियुक्ति, और जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो सेम काम करेंगे राज्यसभा के सचिवालय के बारे में। ठीक है, इनका काम क्या होता है सचिवालय का, तो संसदीय कार्यों, प्रक्रिया तथा नियम संबंधी मामलों में सदन को सलाह देना। ठीक है ना, सदन के प्रोसीडिंग्स में ये सलाह देते हैं। इसके अलावा संग्रहालय, वहाँ पर म्यूजियम भी होता है। कहाँ पर, अपना सदन में, तो संग्रहालय। अभिलेखागार मतलब रिकॉर्ड रूम। उसके बाद प्रलेखन, सूचना, जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह होता है, सूचना सेवा आदि का भी सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, महासचिव। सचिवालयों के महासचिव सबके, इन सब के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, और वह अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए जो उनको नियुक्त करते हैं, मतलब पीठासीन अधिकारी, सभापति या उपाध्यक्ष, सॉरी सभापति या अध्यक्ष, इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला टर्म देख लो, सदन का नेता। सदन में एक वर्ड है, जब भी बात चले सदन का नेता, तो ये टेक्निकली बात कर रहा होता है प्रधानमंत्री का, इनडायरेक्टली बात कर रहा होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को सदन का नेता कहते हैं। अब अगला बात देख लो, विपक्ष का नेता। प्रत्येक सदन में क्या होता है, एक विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक क्या होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता होता है।
अब बात करते हैं इनका स्टेटस। इनका जो स्टेटस होता है एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पद होता है विपक्ष के नेता का। ठीक है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि विपक्ष का नेता का दर्जा तभी प्राप्त होगा जब उस दल के पास, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस क्या है विपक्ष में, तो कम से कम 10% क्या हो, निर्वाचित सदस्य हो। कम से कम उसके पास 10%, 10% क्या हो, इलेक्टेड मेंबर्स हो, तभी उनको नेता, विपक्ष का नेता का दर्जा मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसको बोलते हैं व्हीप। आपने कई बार सुना होगा कि कांग्रेस ने नहीं तो बीजेपी ने व्हीप जारी करके सभी सदस्यों को सचेत किया है। ठीक है, तो एक पद होता है सचेतक, इनके बारे में जान लेते हैं। जब से सांसदों की खरीद बिक्री होने लगी है, जब से ये गेस्ट रूम वाला या होटल वाला जो कल्चर है, तब से इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो देख लो, संसदीय दल का सचेतक वह होता है जो अपने दल के सदस्यों को पर्याप्त संख्या में उपस्थित रहने तथा दल द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार मतदान करने को निर्देश देता है। ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, अपने सभी पार्टी मेंबर को डायरेक्ट करेंगे कि तुम उपस्थित हो जाओ। जैसे कि मान लो कभी बहुमत साबित करना है तो इनके आदेश पर सभी सदस्यों को आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है तो सचेतक के आदेश पर उनको वोटिंग करना होगा जैसा कि वो चाहते हैं। सामान्यतः ये काम करते हैं संसदीय कार्य मंत्री, सामान्यतः, हालांकि ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, मतलब ये संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन जब से दल बदल निरोध अधिनियम लागू हुआ है तब से सचेतक की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। आप समझ सकते हो, खरीद बिक्री चलने लगी आजकल तो। अब एक वर्ड है अधिवेशन। हम बार बार कहते हैं अधिवेशन, संसद का अधिवेशन, क्या मतलब होता है इसका? तो चालू सत्र में, मतलब सत्र चल रहा हो तो जो प्रत्येक वर्किंग डे होता है, प्रत्येक कार्य दिवस जो होता है, इसको बोलते हैं अधिवेशन। मतलब संसद का प्रत्येक कार्य दिवस अधिवेशन होता है, अधिवेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो अधिवेशन होता है ना, अधिवेशन को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब एक लंच टाइम मान के चलो, दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहली बैठक सामान्यतः 11 बजे से 1 बजे तक होती है। ठीक है, जो फर्स्ट सेशन होता है अपना अधिवेशन का, जो पहला पार्ट होता है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे चलता है। ठीक है, फिर मान के चलो 1 घंटे का गैप हो गया। ठीक है, फिर जो दूसरी बैठक है ये दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाती है और तब तक चलती है जब तक कि जो पीठासीन अधिकारी है वो उसको स्थगित ना कर दे। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नकाल। क्वेश्चन आर क्या होता है? प्रश्नकाल जो है संसद के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है ना, संसद शुरू हो गया मतलब 11 से 12, संसद के प्रथम घंटे को क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। ठीक है ना, इस दौरान दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा पब्लिक वैल्यू, पबलोक महत्व के जो क्वेश्चन होते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं लोक महत्व से, वो पूछे जाते हैं। और किससे पूछे जाएंगे? जो भी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है इसके अब क्राइटेरिया है, ये पहले आपको सबमिट करना हो जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूचना कम से कम 10 दिन पहले, ठीक है ना, और अधिक से अधिक, माफ़ करना, अधिक से अधिक यहाँ पे गलत लिख गया है, ये होता है 21 दिन। इसको मैं यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लेना 21 दिन, कम से कम 10 दिन पहले और अधिक से अधिक 21 दिन पहले इसकी सूचना किसको देनी पड़ती है? महासचिव को। महासचिव कौन होता है? जो सचिवालय होता है उसका महासचिव। ठीक है, तो जो भी प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे जाने हैं उसको 10 दिन पहले, 10 दिन से 21 दिन के बीच किसको देनी होगी इसकी सूचना? महासचिव को। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, ठीक है, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा होता है अल्प सूचना पत्र। क्या होता है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना पत्र। अब हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले तारांकित प्रश्न क्या होता है? वह प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है ना, जिसका उत्तर किस रूप से? वर्बली दिया जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल मंत्री थे उसको। इसको ना, इसके ऊपर स्टार मार्क बनाया जाता है, उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसके ऊपर तारा चिन्ह बनाकर सामान्य प्रश्नों से इसको छांट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, स्टार बनाने का एक ही मतलब है कि दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जनरल क्वेश्चन से सॉर्ट आउट करके स्पेशल बना दिया जाता है। और इसका आंसर वर्बली चाहिए होता है, कोई रिटन में नहीं। वर्बली का ये वैल्यू होता है कि उसकी मीडिया रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और पूरा देश देख रहा होता है, इसलिए इसको स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तो और इस प्रश्नों पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे संबंधित और भी प्रश्न रेज किए जा सकते हैं सदन में। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्नों की। इसको बोलते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित। आ नहीं होता है, अ होता है, तो प्लीज़ मेक करेक्ट। अतारांकित प्रश्न, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर रिटन में दिया जाता है, लिखित रूप से दिया जाता है, उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं, अतारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, तारांकित में आंसर दिया जाता है मौखिक रूप से और अतारांकित में लिखित रूप से, यही है मेजर डिफरेंस। जो तारांकित था उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर रिटन में आ गया, दैट्स इट, ठीक है। मतलब कम महत्वपूर्ण होते हैं ये तारांकित के कंपैरिजन। अगला जो प्रकार है वो है अल्प सूचना पत्र, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो इसके क्या है एक्सप्लेनेशन। सदन में किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित न्यूनतम 10 दिन से पहले अगर मांगा जाए तो इसे अल्प सूचना, अब नहीं है, गलत टाइप हो गया है, अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। और इसका भी जो आंसर है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है ना। इसके तहत अत्यंत जरूरी, ठीक है, देखो ऐसी नौबत तभी आएगी जब बहुत ज़रूरी बात हो, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, जो तारांकित था वो कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन, सॉरी मतलब हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, 21 दिन पहले सूचना दे दो, नहीं तो 10 दिन, 10 और 21 दिन के बीच सूचना दे दो सचिवालय को, तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब इससे तुलना करें तारांकित से, तो ये क्या है, ये 10 दिन से भी पहले जो निर्धारित था ना, मिनिमम 10 डेज, इससे भी पहले पूछे जाते हैं अल्प सूचना के तहत। लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये इसको मतलब मिलेगा, मतलब अनुमति मिलेगी। अब एक और बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 0R, शून्य काल। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि शून्य काल किस देश की देन है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, ये भारत की देन है, दुनिया में किसी भी संसद में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आप लोग याद रख लेना, शून्य काल भारत की देन है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपने इसको मेमोराइज कर लिया, ठीक है। ये शून्य काल है, गलत से सुनने हो गया है। शून्य काल का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही संसदीय प्रक्रिया में, ठीक है। मतलब ये संवैधानिक चीज़ नहीं है, ना तो इसका प्रोसीडिंग में उल्लेख है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका नाम, इस नाम का प्रचलन कहाँ से आया है? समाचार पत्रों के माध्यम से। तब आया जब संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के, जो आपने 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े ना, इन तीनों प्रकार के अलावा एक सूचना, मतलब एक ऐसा ट्रेडिशन चल पड़ा है कि 12 बजे, जैसे ही 12 बजे, और मतलब जो 1 घंटा बचता है ना, पहला जो सेशन होता है, जो अधिवेशन होता है 2 पार्ट में चलता है, 11 से 1, फिर 2 से शाम तक, ठीक है। तो जैसा 1 घंटा बचता है ना पहले सेशन का, पहले पार्ट का, तो ये क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो ये मतलब प्रथा बन गई है, बाय कन्वेंशन ऐसा होता है, इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो इसको कहा जाने लगा शून्यकाल, मतलब इसका उल्लेख ही नहीं है। तो 0 आवर में इसको पूछा जाने लगा, ठीक है। तो समाचार पत्रों ने, मीडिया ने इसको नाम दे दिया शून्यकाल, ठीक है। ये कब पूछा जाता है आप देख सकते हो, 12 बजे से 1 बजे के बीच, 12 बजे से 1 बजे से बीच। अब देखो, ना तो ये संविधान में है, ना ही संसदीय प्रक्रिया में, तो क्या है ये? एक प्रकार का इरेगुलरिटीज़ है, एक प्रकार का अनियमितता है ये, ठीक है ना, इरेगुलर चीज़ है ये, तो इसको अनियमितता के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके द्वारा प्रेशर भी बन जाता है सरकार के ऊपर, ठीक है ना। इस कारण संसद में उत्तेजना और अफरा तफरी की स्थिति भी बन जाती है। कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा संसद में कुर्सियां चलते हुए, है ना, और बहुत तरह के चीज़ें। अब एक और कॉन्सेप्ट है प्रस्ताव और संकल्प। कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि प्रस्ताव लाया गया, संकल्प पारित किया गया, तो क्या है ये, ठीक है। तो प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष रखा गया सुझाव है, ठीक है, जिस पर सहमति या असहमति जताकर राय व्यक्त की जाती है, ठीक है। अब जब इस पर क्या हो गया, ये क्या है, प्रस्ताव क्या है, किसी एक मेंबर के द्वारा लाया गया और सबसे विचार पूछा गया कि आप क्या कहते हो इस बारे में, ठीक है। तो ये है संकल्प, सॉरी ये है प्रस्ताव। अब जैसे देखो, मैं उदाहरण देता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य सहमत हो तभी लाया जा सकता है। ऐसे ही होता है विश्वास प्रस्ताव, ऐसे ही होता है निंदा प्रस्ताव। तो कुल मिला के व्हाट इज प्रस्ताव, मोशन क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब होता है कि कोई एक चीज़, कोई एक विचार, कोई एक स्टेटमेंट एक सदस्य ने लाया और बाकी लोगों का उसके ऊपर राय लिया गया, तो दिस इज प्रस्ताव। ये क्या होता है? प्रस्ताव है ये। अब देखिए, प्रस्ताव आप समझ गए, प्रस्ताव
पे सबकी सहमति ले ली गई, ठीक है ना, सबका विचार ले लिया गया, कुछ अमेंडमेंट ज़रूरत है तो वो भी कर दिया गया और उसको प्रोसेस में डाल दिया गया, उसको प्रोसीडिंग में डाल दिया गया, तो यही प्रस्ताव संकल्प बन जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेक श्योर कि आप लोग इसके नोट्स बनाते रहें। जय हिंद क्लास।